हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल एग्ज़ाम में। आज हम सीटेट पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हिंदी लैंग्वेज का है। देखिए, भाषा 1 में यहाँ लिखा है हिंदी, और ये सीटेट पेपर 2 है। पेपर 2 का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। आज हम क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चयन कीजिए। गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे। शिक्षा एक सृजनात्मक सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य वह एक तरफ मौखिक एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की मित्रता भी है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ता है तथा कुछ पुरानी चीज़ों को घटाती है या उनका स्वरूप बदलती है। चूँकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल में संक्षेप होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को खोज जारी रखने के लिए उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति ना तो एकाकी है, ना उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सका और ना उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया यह हमेशा प्रगतिशील, ग्रहणशील है। ठीक है दोस्तों, आपने गद्यांश को पढ़कर समझना है। नीचे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन में है, शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए। दूसरा ऑप्शन में है, जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए। तीसरा ऑप्शन में है, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए। और चौथा में है, जब शिक्षा को संस्कृत से जोड़कर देखा जाए। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, संस्कृत किस तरह के प्रभाव पड़ते ही यह बात कैसे समझी जा सकती है। संस्कृत में किस तरह का प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, जब शिक्षा को संस्कृत से जोड़कर देखा जाए तो यह तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। इनमें कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है। यहाँ 4 ऑप्शन में 4 शब्द दिए हैं, जिसमें से आपको भिन्न शब्द का चयन करना है। पहला में है आदान प्रदान, दूसरा में है मौखिक परंपरा, तीसरा में है प्रचलित रीति और चौथा में है सांस्कृतिक कर्म। बताइए दोस्तों, ये चारों शब्दों में अलग कौन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आदान प्रदान, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति और सांस्कृतिक कर्म। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कर्म, ये तीनों आपस में मेल खा रही है, मतलब एक ही समूह के लगते हैं। लेकिन जो आदान प्रदान है, जिसको हम लेन देन कहते हैं, वह अलग है। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे।
गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? पहला में है संस्कृत हमेशा प्रगतिशील है। दूसरा में है संस्कृत की मुख्य विशेषता उसकी एकाकीपन है। और तीसरा में है संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है। और चौथा में है संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है। बताइए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? हम सीधे गद्यांश की ओर जाएंगे, देखेंगे क्या उसमें दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यह हमेशा प्रगतिशील एवं ग्रहणशील है। तो नीचे वाले ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिए संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 94 यानी 94 देखेंगे। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 94 नंबर में पूछ रहा है प्रत्यय शब्द का प्रयोग ये चारों ऑप्शन में किसमें हुआ है उसका चयन करना है। ठीक है दोस्तों, पहला में है संबंधित, दूसरा में है सामाजिक, तीसरा में है सृजनात्मक और चौथा में है प्रचलित। क्या आपको पता है दोस्तों, प्रत्ययवाची शब्द होता है जिसमें मूल शब्दों के जो अंत में प्रत्यय शब्द जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। यानी जो मूल शब्द है उसके अंत में वो लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जो नया शब्द बनाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम लिखते हैं मित्र, मित्र लिख दिए। अब इसमें प्रत्यय शब्द कौन सा जुड़ेगा? तो इसमें ता जुड़ जाएगा, ये प्रत्यय है, ये अंत में जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? मित्रता, मित्रता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सच्चा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सच्चा, इसमें प्रत्यय हम जोड़ देंगे ई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सच्चाई। देखिए इसी प्रकार प्रत्यय जो है किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक में एक प्रत्यय लगाया, जैसे हो गया समाज, समाज, इसमें एक प्रत्यय लगाकर सामाजिक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के संक्षेप होती है, इस वाक्य से आशय है। आपने गद्यांश में पढ़ा होगा दोस्तों। पहला में है संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है। दूसरा में है संस्कृति और देश में घनिष्ठता संबंध है। संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार समय में परिवर्तन लाती है। संस्कृति देश और काल में अंतर करती है। बताइए दोस्तों, कोई भी संस्कृति किसी देश के संक्षेप होती है, तो इसमें आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार समय में परिवर्तन लाती है। सही बात है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 96 यानी 96 देखेंगे। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे धर्म, ऑप्शन 2 में शिक्षा, ऑप्शन 3 में पुस्तकें और ऑप्शन 4 में पर्यावरण। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा हमें शिक्षा के द्वारा मिलती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे यानी 97। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है?
कारक चिन्ह नहीं के बारे में पूछा है, ये आप जरूर नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन में कहीं कहीं नहीं रहता है। तो पहला में है के लिए, दूसरा में है की, और तीसरा में है तथा, और चौथा में है से। बताइए दोस्तों, कारक चिन्ह लगभग 8 होते हैं। के लिए, के साथ, के द्वारा भी होता है। आपने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्म के लिए, कर्म से, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। और कारक चिन्ह में आपका को भी हो जाएगा, को, के, और ने भी होता है आपका कर्ता चिन्ह में, और से भी होता है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्तों। लेकिन आपका कर्ता चिन्ह नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, तथा जो है ये कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। शिक्षा संस्कृति की मित्रता है क्योंकि, बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, वह परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकारती है। दूसरा में, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। तीसरा में, वह परंपराओं को रूढ़ रूप देती है। और चौथा में, वह रीति रिवाज की परिचायक है। बताइए दोस्तों, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि, बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, सही तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। संस्कृति जो हमेशा बदलती रहती है, वो पुरानी संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है। ठीक है, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। आपका सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99 देखेंगे। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? भौतिक कार्य के रूप में देखा गया, आर्थिक कार्य के रूप में देखा गया, या फिर राजनीतिक कार्य के रूप में देखा गया, या फिर सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है? तो गद्यांश के अनुसार शिक्षा को सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम पद्यांश में आते हैं। गद्यांश का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पद्यांश लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नीचे पढ़ते हैं। लिखा है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थिया बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य देवी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अग्नित लघु दीप हमारे, तूफान में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह का मोल, स्नेह का मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उनकी रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहासन से सामी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये पद्यांश दिया है, नीचे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, ये पद्यांश के अनुसार आपको उत्तर का चयन करना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। पद्यांश में सिंहासन शब्द से आशय क्या है? बताइए दोस्तों। पहला में है समवेत स्वर, दूसरा में है सिन्हा का गर्जना, सिन्हा मतलब शेर होता है, आप लोग जानते होंगे। तीसरा में है ललकार है, चौथा में है युद्ध ध्वनि। बताइए दोस्तों, सिन्हानाद शब्द से गद्यांश का क्या तात्पर्य, क्या आशय होगा? सिन्हानाद का मतलब पद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 आपका ललकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ललकार सिन्हानाद का मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला में, लिखने की अपेक्षा बोलकर गुनगुनाना किए जाए।
लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किए जाए, जय जयकार के नारे लगाए जाए। तीसरा में है देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखे जाए, सभी के लिए प्रशंसा के शब्द लिखे जाए। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सटीक होगा। कलम अर्जुन की जय बोल का पंक्ति का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तो इसमें आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखे जाए। जो देश के लिए स्वतंत्र सेनानी थे, वो जो शहीद हुए, वो देश के लिए समर्पित कर गए, अपने आप को कुर्बान हो गए। वो इसीलिए पद्यांश में देश के लिए समर्पित लोगों के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। कलम अर्जुन की जय बोल। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। 102, निम्न शब्द समूह की पहचान करें। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें, मतलब अलग शब्द समूह का पहचान करना है। पहला में पुण्य देवी, दूसरा में है लघु द्वीप, तीसरा में है लाल शिखाएं और चौथा में है जल अस्थियां। वैसे तो ये बहुत सटीक उत्तर है। इसमें जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, पद्यांश में कहीं भी पद्यांश में जो वर्ड नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, वो यहाँ पर आपको जरूर दिख जाएंगे इस पद्यांश में। तो इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है, वो आपको गौर करना है। पूछा है भिन्न शब्द समूह का पहचान करें, तो पुण्य देवी तो है उसमें, लघु द्वीप है उसमें, लाल शिखाएं है उसमें, लेकिन जलास्थियां नहीं है। तो भिन्न शब्द है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सटीक उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 103, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। पहला है पाखंड विरोधी, दूसरा में है देश प्रेम, तीसरा में है समाज सुधार और चौथा में है प्रकृति प्रेम। बताइए दोस्तों, सटीक उत्तर का चयन कीजिए। पद्यांश की जो भावना इसमें अभिव्यक्त हुई है, वो मूल रूप से देश प्रेम की भावना है। किस प्रेम की? देश प्रेम की भावना है। आपका क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, देश प्रेम। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, छिटकाई जिनने चिंगारी। छिटकाई पद्यांश बोला था, छिटकाई जिनने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला में स्वतंत्रता सेनानी, दूसरा में राजनीतिज्ञ और तीसरा में अध्यापक और चौथा में सामाजिक कार्यकर्ता। छिटकाई जिनने चिंगारी पंक्ति में कौन सा शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, ये 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना है दोस्तों। इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी जो है छिटकारी जिनने चिंगारी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है। यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है। अब नीचे हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, कलम आज उनकी जय बोल, दूसरा में किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल, तीसरा में है सामी धरती रही अभी तक डोल और चौथा में जो चढ़ गए पुण्य देवी पर लिए बिना गर्दन का मोल। बताइए दोस्तों, निस्वार्थ भाव अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति से मुखरित है। बताइए दोस्तों।
तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान दे दिए, वो चढ़ गए पुण्य देवी पर। पुण्य देवी मतलब धरती माता। पुण्य देवी पर बिना लिए गर्दन का मोल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? पहला में है वह सामग्री जो बच्चे के घर से लेकर जाते हैं। दूसरा में है अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री। तीसरा में है सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री। और चौथा में है जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामग्री या प्रामाणिकता किससे, सामग्री या प्रामाणिकता मतलब एक्चुअल, सबूत, एविडेंस किससे संबंधित है? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। जो जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री है वो प्रमाणित एवं प्रामाणिकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। अर्पणा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, फिर वाक्यों की सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के लिए उपागम युक्त में विश्वास रखती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया है या ना तो टॉप डाउन या ना ही बॉटम अप है। दूसरा में है शीर्ष अधोमुखी उपगाम। दूसरा में है शीर्ष अधोमुखी उपगाम टॉप डाउन। तीसरा में है शीर्षमुखी उपगाम बॉटम अप। और चौथा में है टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपगाम। बताइए दोस्तों, कौन सा उत्तर सटीक होगा? अर्पणा जो है वो किसी ऑडियो की बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण प्रत्यय ध्वनि शब्दों को वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम कि किस उपागम किस युक्ति में विश्वास रखती है? तो वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अधो शीर्षमुखी उपगाम बॉटम अप। जैसे ये बॉटम अप जो है यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें सोचने के तरीके में समझने को किया जाता है। जैसे सोचने में जो तरीका उसको हम समझने में करते हैं, यही एक बॉटम अप पद्धति है। ठीक है दोस्तों, तो अर्पणा जो है वो ऑडियो में बातचीत के अर्थ समझने के लिए बॉटम अप का यंत्र का उपयोग करना चाहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टम दस्तक क्या है? ठीक है, भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमैटिक दस्तक क्या है? पहला, इस बात की समझ कि किसी मनुष्य के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। और तीसरा, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। और चौथा, इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। बताइए दोस्तों, कौन सा उत्तर सटीक होगा भाषा अधिगम सर्वांगी दस्ता के बारे में?
भाषा अधिगम भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता क्या है, इस बारे में पूछा है। तो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। भाषा जो है एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, यह अधिगम की सर्वांगी सिस्टमैटिक दक्षता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। यह एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति रजिस्टर या प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए नीचे पर यहाँ पर एक भाषा दिया गया है, एक पाठ्य सामग्री दिया गया है। ठीक है, एक पाठ्य सामग्री दिया गया है, तो इसमें पता लगाना बोल रहा है कि आखिर ये किससे, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर किस भाषा प्रयुक्ति से है। यहाँ पर देखिए, भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश के प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। ठीक है दोस्तों, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों को समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है, ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है, वो किस से संबंधित होगा, वो नीचे ऑप्शन में पूछ रहा है। क्या यह वैज्ञानिक प्रयुक्ति है, क्या यह राजनीतिक प्रयुक्ति है, क्या यह सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, या फिर यह कानूनी प्रयुक्ति है। बताइए दोस्तों, ये पाठ्य सामग्री आखिर किससे रिलेटेड है, इस बारे में पूछा है, या किससे रजिस्टर्ड है। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विज्ञान प्रवृत्ति। यहाँ पर जो भी शब्द या फिर जो भी पृष्ठभूमि दिया है वह, या जो भी पाठ्य पुस्तक की जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है वो सामाजिक विज्ञान से प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। ठीक है, वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री यानी कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। जैसे हम पाठ्य देखते हैं उसमें चित्र भी बने होते हैं कहानी का। वह अपने शिक्षार्थी को क्या करवाना चाहती है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए में देखिए, चित्र को समझने की दक्षता विकसित करना चाहती है। दूसरा में है चित्र के माध्यम से कहानी के मन में कल्पना कर पाना, चित्र को सराहना करना। चौथा में आपका पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। बताइए दोस्तों, जो कक्षा अध्यापक है वह अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य पढ़ाने से पहले पाठ्य के चित्र पर ध्यान देने के लिए बोलती है। वो कौन सा एक्टिविटी या कौन सा कार्य करवाना चाहती है, बताइए दोस्तों। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। जब कोई बच्चा पाठ्य सामग्री के चित्र को देखता है, उसके चित्र से वो अनुमान लगाता है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति या फिर ऐसी ऐसी घटना हो रही होगी। ठीक है, वैसा ही पुस्तक में या पाठ में लिखा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं दोस्तों। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा। वाह, शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट द्वारा अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा। निदानात्मक परीक्षण, दूसरा में है पोर्टफोलियो, तीसरा में है सतत सर्गाभिर्त आकलन, और तीसरा में है निपुणता आकलन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थी का जो अधिगम
अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रिकॉर्ड जो रखना क्या कहलाएगा? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो उसे कहते हैं यह एक ऐसी संग्रह होता है जिसमें किसी व्यक्ति के काम, परियोजना, उपलब्धियां या कौशल प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पोर्टफोलियो है जो उसमें किसी का रिकॉर्ड रखा जाता है, किसी व्यक्ति का संग्रह करके कि उसकी उपलब्धि क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका परियोजना कैसा है, उसका कौशल प्रस्तुत करने के लिए ये पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। और निपुणता आकलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। निपुणता आकलन वह है किसी व्यक्ति के विशेष कौशल, क्षमता या दक्षता का मूल्यांकन करता है। किसी व्यक्ति में जो विशेष कौशल होगा, विशेष दक्षता होगा, उसका मूल्यांकन करता निपुणता आकलन करता है। ठीक है दोस्तों। अब एक है निदानात्मक आकलन। यह परीक्षण विभिन्न समस्या या स्थिति का सटीक कारण जानने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक में यूज होता है। निदानात्मक यूज जो है ये चिकित्सालय या फिर मनोविज्ञान शिक्षक द्वारा किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण आकलन भी बोल सकते हैं। यह परीक्षण किसी समस्या के समाधान ढूंढने के लिए किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है दोस्तों। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, किसी चीज का रिकॉर्ड रखना, किसी व्यक्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं ग्रहणशील निम्नलिखित में से किन्हीं ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाएगा? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर कौशल है जो रिस्पेक्टिव या फिर ग्रहणशील कौशल जाना जाएगा? ऑप्शन पहला में है श्रवण और पठन, ऑप्शन दूसरा में है श्रवण और लेखन, ऑप्शन थर्ड में है पठन और बोलना, ऑप्शन 4 में है बोलना और लेखन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। आसान है, श्रवण और पाठन ये ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है। पहले सुनना फिर पढ़ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, वह प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, बहुत से व्यक्ति हैं जो विदेश जाते हैं, वहां पर उस विदेश की भाषा सीखते हैं, तो उस प्रेरणा को क्या कहते हैं? पहला में है आपका, यह ना तो यांत्रिक है और ना ही संकलनात्मक है। ठीक है, यह दूसरा में देखिए संकलनात्मक या यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा, तीसरा में है संकलनात्मक प्रेरणा और चौथा में है यांत्रिक प्रेरणा। बताइए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है, वहां की भाषा सीखता है, तो वह यांत्रिक प्रेरणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? पहला में हिंदी, दूसरा में तमिल, तीसरा में संस्कृत, चौथा में तेलुगु। देखिए ये ऑप्शन नंबर जो 1 है हिंदी, ये भारत की आधिकारिक भाषा कहिए या फिर संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। और तमिल, संस्कृत और तेलुगु, कन्नड़, उड़िया ऐसी 5 लैंग्वेज है, 5 है जो शास्त्रीय भाषा है। ठीक है दोस्तों। चलिए हिंदी आपका राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा भारत की, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? ये ऑप्शन में आपको सही नहीं पूछा है, आपको यहाँ ध्यान देना है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशासित किया गया है। दूसरा में माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। तीसरा में है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। और चौथा में है विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा? विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो सही नहीं वो उसका चयन करना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर आपका इस क्वेश्चन का आंसर 3rd सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में है युक्ति परक दक्षता, दूसरा में है घोषणात्मक ज्ञान, तीसरा में है प्रक्रियात्मक ज्ञान, चौथा में है व्याकरणात्मक ज्ञान। बताइए दोस्तों भाषा के बारे में जानने से संबंधित कौन सा ऑप्शन होगा? आपका इसमें सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घोषणात्मक ज्ञान। भाषा के बारे में जानने से संबंधित है घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। जैसे किसी अध्यापिका को किसी स्टेज किसी प्रोग्राम में कुछ बोलना है, उसके लिए वो बोलने के लिए कुछ अपने पेपर में या कुछ लिखकर तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इससे संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उनकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ऑप्शन 2 में देखेंगे यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थी ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, यह रेगिस्तान है। चौथा है यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 जो सही उत्तर हो जाएगा यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसके संदर्भ की कमी है। इसमें संदर्भ की कमी है क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा बोली के बारे में सही है? निम्नलिखित में 4 कथन दिया, उसमें कौन सा भाषा बोली के बारे में सही है इसके बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए, कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। और दूसरा में भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। तीसरा में है एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले बात समझ पाते हैं। और चौथा में है बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी होती है। बताइए दोस्तों
इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कार्य समेकित अधिगम कुशलों को समुन्नत करता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? पहला में है कोई एक आलेख, दूसरा में है रोल प्ले, तीसरा में है प्रदत्त कार्य, चौथा में परियोजना कार्य। कौन सा कार्य सम्मिलित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? बताइए दोस्तों। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा परियोजना कार्य। जो है परियोजना कार्य या समेकित अधिगम कौशल को समुन्नत करता है। परियोजना कार्य हम उसे कहेंगे किसी निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कार्य किया जाता है, उसे हम व्यवस्थित कार्य किया जाता है, उसे हम परियोजना कार्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा, और एक बात और यहाँ पर जो लिखा है अधिगम कौशल, अधिगम कौशल के बारे में जान लेते हैं। अधिगम कौशल एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान की आपस में जोड़कर सिखाया जाता है। अधिगम कौशल जो है इसमें यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को आपस में जोड़ दिया जाता है और सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, जो इस वीडियो का यानी इस पेपर का हिंदी लैंग्वेज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? पहला है संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री के लिए दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के लिए बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। बताइए दोस्तों, पहला में हो जाएगा आपका सचेतना जागृत कार्य, दूसरा में स्कीमा का जागरण, और तीसरा में है निगमनात्मक विधि, और चौथा में है खोज विधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी। दोस्तों इसमें आपका सटीक उत्तर हो जाएगा सचेतना जागृत करना। ठीक है, सचेतना जागृत करना। और निगमनात्मक विधि या विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, निगमनात्मक विधि। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम और भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।